नमस्कार, के न्यूज नेशनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान के बीकानेर में गुरुवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.8 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप सुबह 7:42 पर आया। पॉर्न मूवी केस में मुंबई पुलिस ने बुधवार शाम को राज कुंद्रा के मुंबई स्थित आवास पर वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऑफिस और कुछ अन्य ठिकानों पर रेड की। चीन के हेनान प्रांत में भारी बारिश से बाढ़ आई, जिसकी चपेट में आकर 12 लोगों की मौत हो गई। करीब 2 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। हीरा कारोबारी नीरव मोदी भारत आने से बचने के लिए रोज नए हथकंडे अपना रहा है। ब्रिटेन की अदालत में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान नीरव के वकीलों ने भारत की जेलों की खराब स्थिति का हवाला दिया। और असम के डिब्रूगढ़ में एक महिला डॉक्टर कोरोना के 2 वेरिएंट से संक्रमित पाई गई है। खास बात यह है कि वो वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुकी है। चलिए अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के बीकानेर में गुरुवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.8 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप सुबह 7:42 पर आया। इसका केंद्र बीकानेर से 413 किलोमीटर उत्तर पश्चिम उत्तर में 15 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप से अब तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। इससे पहले बुधवार को भी बीकानेर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.3 मापी गई। भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक भूकंप की असली वजह टेक्टोनिकल प्लेटों में तेज हलचल होती है। इसके अलावा उल्का प्रभाव और ज्वालामुखी विस्फोट, माइन टेस्टिंग और न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से भी भूकंप आते हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का भूकंप हल्का होता है, जबकि 6 की तीव्रता का मतलब शक्तिशाली भूकंप होता है। भूकंप की तीव्रता का अंदाजा उसके केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा की तरंगों से लगाया जाता है। सैकड़ों किलोमीटर तक फैली इस लहर के कंपन होता है। धरती में दरारें पड़ जाती हैं। भूकंप का केंद्र कम गहराई पर हो तो इससे बाहर निकलने वाली ऊर्जा सतह से काफी करीब होती है, जिससे बड़ी तबाही होती है। पॉर्न मूवी केस में मुंबई पुलिस ने बुधवार शाम को राज कुंद्रा के मुंबई स्थित वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऑफिस और कुछ अन्य ठिकानों पर रेड की। इस दौरान पुलिस ने कुंद्रा के ऑफिस में लगे कुछ कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क और सर्वर को सीज कर दिया। माना जा रहा है कि यहीं से भी ट्रांसफर के जरिए पॉर्न वीडियो को अपलोड किया जाता था। इसके अलावा कुछ अन्य कागजात भी पुलिस ने जब्त किए हैं। पुलिस ने कुंद्रा का एक आईफोन और लैपटॉप भी जब्त कर लिया है। इसके जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है। मुंबई पुलिस जल्द ही इसे मामले में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ कर सकती है। कुंद्रा 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में है। इसके अलावा उनके बहनोई प्रदीप बख्शी के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। मुंबई पुलिस के मुताबिक बख्शी इस मामले में सह अभियुक्त हैं। बख्शी हॉटशॉट ऐप का निर्माण करने वाली कैनरिन कंपनी के ओनर हैं। जांच में सामने आया है कि कुंद्रा ने हॉटशॉट ऐप को मेंटेन करने के लिए प्रतिकेश और ईश्वर नाम के 2 कर्मचारियों को वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पेरोल पर रखा था। कैनरिन कंपनी के हॉटशॉट ऐप को मैनेज और मेंटेन करने के लिए वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी राज की कंपनी को हर महीने 3 से 4 लाख रुपए चार्ज करती थी। पॉर्न फिल्म रैकेट में गिरफ्तार एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति की गिरफ्तारी के बाद एक और नया खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि राज कुंद्रा को एक दिन में कई बार 10 लाख से ज्यादा की कमाई हुई है। पॉर्न फिल्म बनाने और ऑनलाइन ऐप के जरिए पब्लिश करने के आरोप में गिरफ्तार कुंद्रा फिलहाल 23 जुलाई तक मुंबई पुलिस की कस्टडी में है। उनके बैंक खाते की कुछ डिटेल सार्वजनिक हुई है, जिसके एनालिसिस से यह पता चलता है कि कुंद्रा की कंपनी को एक दिन में 50,000 से 10 लाख रुपए तक की कमाई हो जाती है।
चीन में हेनान प्रांत में भारी बारिश से बाढ़ आ गई है, जिसकी चपेट में आकर 12 लोगों की मृत्यु हो गई। करीब 2 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। हेनान प्रांत के झेंगजो शहर में मंगलवार शाम 5 बजे तक 24 घंटे में रिकॉर्ड 457 मिलीमीटर बारिश हुई। इस वजह से शहर के कई हिस्सों में बिजली चली गई, सड़कें पानी में डूब गईं। यह शहर दुनिया में एप्पल आईफोन के प्रोडक्शन का सबसे बड़ा बेस है। झेंगजो रेलवे स्टेशन पर 160 से अधिक ट्रेनें रोक दी गई हैं। यहां के हवाई अड्डे पर शहर आने जाने वाली 260 उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। बाढ़ के चलते 80 से अधिक बसों की सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। 100 से अधिक बसों के रास्ते बदल दिए गए हैं। सबवे सेवाएं भी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। बारिश का पानी शहर की लाइन लाइफ की सबसे सुरंग में चला गया है, जिससे एक ट्रेन में कई यात्री फंस गए हैं। पुलिस अधिकारी, दमकल कर्मी और अन्य स्थानीय उप जिला कर्मी मौके पर बचाव के काम में जुटे हैं। हालांकि सबवे में पानी धीरे धीरे कम हो रहा है और यात्री सुरक्षित हैं। हेनान की फैक्ट्री एक दिन में 5 लाख आईफोन बना सकती है। लोकल लोग इस प्रांत के झेंगजो शहर को आईफोन सिटी कहते हैं। कंपनी हालात पर नजर बनाए हुए है। हेनान चीन का दूसरा सबसे बड़ा फूड सप्लायर प्रांत भी है। ऐसे में फूड सप्लाई में भी रुकावट आई है। यहाँ देश की गेहूं की फसल का करीब 1/4 हिस्सा उगाया जाता है। साथ ही यह फ्रोजन फूड प्रोडक्शन का सबसे बड़ा सेंटर भी है। यहाँ से कोयले और मेटल्स की भी सप्लाई होती है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बाढ़ को बेहद गंभीर बताया है। स्टेट मीडिया में जिनपिंग के हवाले से कहा गया है कि कुछ बांध टूट गए हैं, लोग घायल हुए हैं, जान माल का नुकसान पहुंचा है। बाढ़ ने हालात को गंभीर बना दिया है। जिनपिंग ने अधिकारियों से राहत और बचाव से जुड़े काम तेजी से करने के लिए कहा है। पीएनबी घोटाले में वांटेड हीरा कारोबारी नीरव मोदी भारत आने से बचने के लिए रोज नए हथकंडे अपना रहा है। ब्रिटेन की एक अदालत में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान नीरव के वकीलों ने भारत की जेलों की खराब स्थिति का हवाला दिया। वकीलों ने कहा कि ऐसे में नीरव डिप्रेशन में आकर सुसाइड की स्थिति में भी जा सकते हैं। इस वजह से प्रत्यर्पण नहीं होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम लंदन में वेंटवर्थ जेल में बंद नीरव वर्चुअली सुनवाई में शामिल हुआ। नीरव के वकीलों ने फरवरी में मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से प्रत्यर्पण के आदेश देने और अप्रैल में ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल द्वारा इसे मंजूरी दिए जाने के खिलाफ याचिका लगाई है। जस्टिस मार्टिन चैम्बरलेन के सामने नई याचिका पर सुनवाई के दौरान नीरव के वकीलों ने बताया कि डॉक्टरों की कमी और भीड़ अधिक होने के कारण कैदियों को जरूरत पड़ने पर हॉस्पिटल ले जाने में देरी होती है। मोदी ने मुंबई की ऑर्थर रेड जेल में बदहाल स्थिति की जानकारी दी। उनके वकील ने बताया कि ऑर्थर रेड जेल में डॉक्टर के साथ प्राइवेट कंसल्टेशन की कभी अनुमति नहीं दी गई। उनका कहना था कि मोदी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और दबाव बढ़ने से वे मानसिक तौर पर बीमार हो सकते हैं। नीरव के वकीलों ने मनोचिकित्सक डॉक्टर एंड्रयू फॉरेस्टर की रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसमें वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था। फॉरेस्टर ने 27 अगस्त 2020 की रिपोर्ट में कहा था कि फिलहाल तो नहीं, लेकिन नीरव में आगे आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ने का खतरा है। वकीलों ने भारत में कोरोना के हालात का जिक्र करते हुए यहां की खराब व्यवस्था की दलील दी है। कोर्ट में अभी सुनवाई जारी है। महाराष्ट्र के प्रिजन डिपार्टमेंट ने 2019 में ही लंदन में वेस्टमिंस्टर कोर्ट में बैरक नंबर 12 के बारे में जानकारी साझा कर दी थी। प्रिजन डिपार्टमेंट ने बताया था कि नीरव मोदी को जहां रखा जाएगा वो जगह हाई सिक्योरिटी वाली होगी और वहां उसे मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी। अगस्त 2020 में वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने बैरक नंबर 12 का वीडियो भी देखा था। इसके बाद ही कोर्ट ने नीरव मोदी को भारत लाने की मंजूरी दी। कोर्ट ने कहा कि नीरव मोदी बैरक नंबर 12 में पूरी तरह से सेफ रहेंगे। नीरव की दलील थी कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है और अगर उसे भारत भेजा जाता है तो वह सुसाइड कर लेगा। इस पर भी कोर्ट ने कहा है कि बैरक नंबर 12 में नीरव के सुसाइड करने के चांस नहीं है, क्योंकि वहां उनकी हेल्थ का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। असम के डिब्रूगढ़ में एक महिला डॉक्टर कोरोना के 2 वेरिएंट से संक्रमित पाई गई है। खास बात यह है कि वो वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुकी थी। रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर डिब्रूगढ़ के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर बीजे बोरकाकोटी ने इसकी जानकारी दी है। डॉक्टर बोरकाकोटी ने बताया कि डबल इन्फेक्शन किसी अन्य मोनो संक्रमण के समान है। ऐसा नहीं है कि दोहरे संक्रमण से बीमारी गंभीर हो जाएगी।
हम केस पर 1 महीने से नजर बनाए हुए हैं, वह बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि डबल इन्फेक्शन तब होता है जब 2 वेरिएंट एक व्यक्ति को एक साथ या बहुत कम समय में संक्रमित करते हैं। संक्रमण के बाद एंटीबॉडी बनने में 2 से 3 दिन का समय लगता है, लेकिन कभी कभी इसके भीतर ही दोनों वेरिएंट एक्टिव हो जाते हैं। इससे पहले ऐसे मामले ब्रिटेन, ब्राजील और पुर्तगाल में सामने आ चुके हैं। हो सकता है ये भारत का पहला केस हो। महिला डॉक्टर के पति भी अल्फा वेरिएंट से संक्रमित थे। दिल्ली में CSIR IGIB के निदेशक डॉक्टर ने बताया कि लिनिएज A से संक्रमित होना और लिनिएज B से इन्फेक्शन होना काफ़ी कॉमन है, लेकिन लिनिएज A+B से एक साथ संक्रमण के भी कुछ केस मिले हैं। असम में इस साल फरवरी-मार्च के आसपास दूसरी लहर की शुरुआती चरण में कोरोना के ज़्यादातर मामले अल्फा वेरिएंट के थे। फिर अप्रैल में विधानसभा चुनाव के बाद डेल्टा वेरिएंट के केस सामने आने लगे। उत्तर पूर्वी राज्यों में इन दिनों कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दूसरी लहर की पीक के दौरान मई में असम में 6,500 से अधिक केस मिले थे। सोमवार को 1,797 नए मामले सामने आए। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। के रेडियो, माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो, कहीं भी कभी भी। दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो। आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो, कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आरजे जलपा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना। एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी। ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है। मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। बुधवार को यहां 41,683 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 38,793 लोगों ने महामारी को मात दी और 510 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत भी हुई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे लोगों की संख्या में 2,374 की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई। देश के लिए फिलहाल केरल चिंता का सबब बना हुआ है। यहाँ कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते दिन यहाँ 17,481 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। यह पिछले 1.5 महीने में एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 3 जून को 18,853 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। करीब 67.6% भारतीयों ने SARS-CoV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित कर ली है। इसका मतलब है कि आधे से अधिक भारतीय कोरोना से लड़ने में सक्षम हो चुके हैं। सरकार के चौथे सीरो सर्वे से इसका खुलासा हुआ है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रा को लेकर गाइडलाइन जारी की है।
इसमें कहा गया है कि बिना फुल वैक्सीनेशन के यात्रा से बचने की जरूरत है। एंटीबॉडी डेवलप करने वालों में बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं। स्कूल खोले जाने के सवाल पर आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि स्कूल खोले जा सकते हैं क्योंकि छोटे बच्चों में एडल्ट की तुलना में संक्रमण का खतरा कम है। उन्होंने सुझाव दिया कि शुरुआती दौर में प्राइमरी स्कूल खोलने चाहिए, इसके बाद सेकेंडरी स्कूल खोले जा सकते हैं। डॉक्टर भार्गव ने बताया कि एडल्ट्स की तुलना में छोटे बच्चे वायरस को बहुत आसानी से हैंडल करते हैं। छोटे बच्चों के लंग्स में वे रिसेप्टर्स कम होते हैं जहां वायरस अटैक करता है। इसके साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि अगर स्कूल खोले जाते हैं तो टीचर से लेकर सभी सपोर्ट स्टाफ पूरी तरह वैक्सीनेटेड होने चाहिए। साथ ही कोरोना के नियमों का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। बिहार में बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दरभंगा में बाढ़ और बारिश के हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि चिता चलाने के लिए भी सूखी जमीन नहीं बची है। कुशेश्वर स्थान के मेहसौत गांव में एक व्यक्ति की मौत के बाद शवदाह के लिए शमशान घाट में मचान बनाना पड़ा। इस पर उसकी चिता सजाई गई। अंतिम परिक्रमा के लिए भी महिला के बेटों ने नाव का सहारा लिया। जानकारी के मुताबिक गांव में शिवनी यादव की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई। शमशान घाट में पानी भरा हुआ था। ऐसे में पहले तो शव जलाने के लिए किसी दूसरी जगह की खोज की गई, लेकिन गांव बाढ़ के पानी से घिरा हुआ था। इसके बाद गांव के लोगों ने शमशान घाट में ही अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। पानी में डूबे शमशान में बांस का मचान बनाया गया। मचान के ऊपर आग जलाने के लिए घर में अनाज रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मिट्टी की बड़ी कोठी रखी गई। मिट्टी से बनी इस कोठी में शिवनी का शव रखकर उसकी चिता सजाई गई। गांव के लोगों की मदद से नाव के जरिए ही शव की अंतिम परिक्रमा की गई। इसके बाद शिवनी के बेटे राम प्रताप ने पिता को मुखाग्नि दी। गांव में शव जलाने तक के लिए जमीन न मिलने की इस घटना को सरकारी अफसर सामान्य बताते हैं। कुशेश्वर स्थान के पूर्व के सीईओ त्रिवेणी प्रसाद इस घटना की जानकारी न होने की बात कहते हैं, लेकिन बेहद गैर जिम्मेदारी से यह जोड़ना नहीं भूलते कि बाढ़ की परिस्थिति में हम कर भी क्या सकते हैं। पंजाब में कांग्रेस का घमासान थम नहीं रहा। कांग्रेस हाईकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में पार्टी प्रधान बना दिया है। वो लगातार समर्थकों से मिल रहे हैं। वहीं सिद्धू के आरोपों से नाराज कैप्टन अमरिंदर सिंह माफी की मांग कर अड़े हैं। पहले ये इशारों में थी, लेकिन अब खुलकर कैप्टन ने सलाहकार के जरिए ही कह दिया है। सिद्धू से कैप्टन की नाराजगी इस कदर है कि कैप्टन ने उन्हें बधाई तक नहीं दी। प्रधान बनने के औपचारिक ऐलान के बाद सोमवार को सिद्धू और कैप्टन सिर्फ एक दीवार के फासले पर थे। कैप्टन अपने सरकारी आवास में थे तो सिद्धू इसके पीछे मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा के घर पर थे। फिर भी दोनों की मुलाकात नहीं हुई। कैप्टन वहीं बैठे रहे और सिद्धू पटियाला लौट आए। सिद्धू सार्वजनिक माफी मांगेंगे या नहीं, इस पर वे चुप हैं। वहीं कैप्टन ने कह दिया है कि जब तक माफी नहीं तब तक सिद्धू से मुलाकात नहीं। अब पंजाब में सबकी निगाहें इस सवाल पर हैं कि हाईकमान के आशीर्वाद के बाद पंजाब में जबरदस्त समर्थन पा रहे सिद्धू झुकेंगे या फिर अब तक पंजाब में कांग्रेस की राजनीति में दबदबा रखने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह। नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान बनने के औपचारिक ऐलान से पहले ही मैदान में उतर गए थे। कैप्टन पर यह आरोप अक्सर लगता रहा है कि वे आम लोगों से तो दूर कांग्रेसियों तक से नहीं मिलते। इसके जवाब में सिद्धू ने ताबड़तोड़ उन सब कांग्रेसियों से मुलाकात शुरू कर दी जो कैप्टन से नाराज थे या उनके खेमे से दूर थे। रविवार की रात जब वो लुधियाना और जालंधर में विधायकों से मुलाकात कर पटियाला लौट रहे थे तो प्रधान बनने की औपचारिक घोषणा हो गई। सिद्धू ने अगली सुबह पटियाला स्थित गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब, काली माता मंदिर और मस्जिद में मत्था टेका। अगले दिन वो सीधे चंडीगढ़ पहुंचे और निवर्तमान प्रधान सुनील जाखड़ से मिले। इसके बाद सीधे चंडीगढ़ पहुंचकर मंत्री सुखजिंदर रंधावा, कार्यकारी प्रधान कुलजीत नागरा, राजेंद्र कौर भट्टल, मंत्री रजिया सुल्ताना और विधानसभा स्पीकर राणा केपी से मुलाकात की। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात समेत कई राज्यों में मेगा वर्चुअल रैली की। शहीद दिवस पर की गई इस वर्चुअल रैली से ममता ने जाहिर कर दिया कि बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उनकी नजर अब दिल्ली की सरकार पर है। ममता ने कहा कि जब तक बीजेपी पूरे देश से साफ नहीं हो जाती तब तक सभी राज्यों में खेला होगा।
उन्होंने कहा कि हम 16 अगस्त से खेला दिवस की शुरुआत करेंगे और गरीब बच्चों को फुटबॉल बांटेंगे। ममता ने वर्चुअल रैली में कहा कि आज हमारी आज़ादी खतरे में है। बीजेपी ने हमारी स्वतंत्रता को खतरे में डाल दिया है। वो अपनी ही मंत्रियों पर भरोसा नहीं करती हैं और एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती हैं। हमारे फोन टैप किए जाते हैं। पेगासस खतरनाक और क्रूर है। मैं किसी से भी बात नहीं कर सकती। ये लोग जासूसी के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। मैंने अपने फोन पर प्लास्टर चढ़ा दिया है। हमें केंद्र पर भी प्लास्टर चढ़ा देना चाहिए, वरना पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। बीजेपी ने संघीय ढांचे को गिरा दिया है। बंगाल विधानसभा चुनाव में बंगाल अपनी बेटी चाहता है नारा देने वाली ममता ने 2 दिन पहले नया नारा जारी किया है, जिसे देश चाहता है। उनके और भतीजे अभिषेक के पोस्टर सारे कोलकाता में पड़े हैं। अब वो यूपी, दिल्ली, गुजरात, असम, तमिलनाडु और त्रिपुरा समेत देश भर में कई जगहों पर वर्चुअल रैली कर रही है। लाइव स्ट्रीमिंग के साथ साथ ममता के भाषण को स्थानीय भाषाओं में अनुवाद कराने का भी इंतजाम है। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। जब भी घर से बाहर जाएं, याद रखें कि कोविड अनुरूप व्यवहारों का पालन पूरी तरह करना है और अच्छी तरह करना है। यानी मास्क पहनकर रखें, दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखें और समय समय पर हाथ साफ करें, ताकि हम और हमारा परिवार कोरोना से बचा रहे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई शहरों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मुंबई में बुधवार को रुक रुक कर भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने मुंबई में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच बुधवार को भारी बारिश के चलते उम्बेरमाली रेलवे स्टेशन और कसारा के बीच मुंबई लोकल ट्रेन सेवा रोक दी गई। पटरियों पर पानी भरने के कारण इगतपुरी और खारदी के बीच भी ट्रेन सेवा अस्थायी रूप से रोक दी गई। रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि ठाणे जिले में उम्बेरमाली और कसारा स्टेशनों के बीच पानी जमा होने के कारण रात को 10:15 बजे से मध्य रेलवे के खारदी और इगतपुरी स्टेशनों के बीच रेल सेवा निलंबित करनी पड़ी। मध्य रेलवे के मुख्य प्रवक्ता शिवाजी सुतार ने बताया कि लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में पुणे दरभंगा स्पेशल, CSMT वाराणसी स्पेशल का समय बदलना पड़ा। मंगलवार रात से बुधवार रात 10 बजे तक कसारा में 207 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसमें से 45 मिलीमीटर 1 घंटे में हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई में भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया। IMD ने महाराष्ट्र के पूर्वी विदर्भ क्षेत्र भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यवतमाल समेत इस क्षेत्र के अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए बताया कि यहां भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों ने बताया कि मुंबई में बुधवार को सुबह 8 बजे के बाद 10 घंटे के भीतर
68.72 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि पूर्वी और पश्चिमी नगरों में 7.5 मिलीमीटर और 58.24 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। दोपहर में बारिश कुछ कम हुई थी, लेकिन रात में फिर से तेज हो गई। पूर्वी डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट नहीं होने के मुद्दे पर नाम लिए बिना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसा है। पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में भी समाधान करने के सवाल पर सचिन पायलट ने कहा, हम लोगों ने जो मुद्दे उठाए उसे आप सब जानते हो। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार बनी है तो उसके बाद हम उसे बरकरार नहीं रख पाए। यह नेताओं की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। हम दोबारा चुनाव जीते हैं। पिछली बार हम 20 पर रह गए थे, उससे पहले 50 पर आ गए थे। पायलट ने कहा, हम चाहते हैं कि देश के चुनावों में भी हमें और ज्यादा आशीर्वाद मिले। हमने सरकार रिपीट हो सके दोबारा हम कैसे सरकार बनाएं अपने परफॉर्मेंस से, हार्ड वर्क से, तो उस सिलसिले में हमने अपने सुझाव रखे हैं। यह हमारा अधिकार था कि हम यह बात आला कमान के सामने रखें और संदर्भ में जो हमें कहना था वह कह दिया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने संज्ञान ले लिया, कमेटी बनी, कमेटी ने मीटिंग की, अब समय रहते निर्णय ले लेंगे। पायलट ने कहा कि कार्यकर्ताओं की जो उम्मीदें हैं उन्हें पूरा करना चाहिए। जब मैं 6.5 साल अध्यक्ष था तो भी मैंने कहा कि जिन लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया पार्टी के लिए, जिन लोगों ने दिन न देखा न रात देखी, जिन लोगों ने लाठियां खाई, अपनी जेब से पैसा खर्च किया, केस झेले, उन लोगों को पद पोस्ट ना भी हो मान सम्मान मिलना चाहिए। यह बात हमारे वर्तमान अध्यक्ष ही बोलते हैं और पार्टी के सब नेता बोलते हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का परिवार व्यापक बने, उसमें नए लोग जुड़े, जो मेहनत करता है उसके अनुपात में उसे पॉलिटिकल रिवार्ड मिले। यही हमारी शुरू से बात थी। सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान के संदर्भ में जो मुद्दे हमने उठाए थे, विस्तार से गहन विचार विमर्श किया है। संगठन और सरकार को जो कदम उठाने हैं वो बहुत जल्द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी उठाएगी। कांग्रेस में मेरा 20 साल का अनुभव है। कांग्रेस में अध्यक्ष का निर्णय हो जाता है, उसे सबको स्वीकार करना चाहिए। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। जब निर्णय ले लिया जाता है तो उसका सब सम्मान करते हैं। कोविड से हुई मौतों को लेकर कांग्रेस बीजेपी फिर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में बताया कि देश में ऑक्सीजन की कमी से किसी भी कोविड मरीज की मौत नहीं हुई है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोप लगाया कि सरकार ऑक्सीजन की कमी से मौतों के आंकड़े छुपा रही है। केंद्र और राज्य सरकार जनता की आवाज दबाने और सच्चाई को छुपाने का काम कर रही है। कमलनाथ के आरोपों का जवाब देने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सामने आए। उन्होंने कहा, केंद्र में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार के अच्छे काम कांग्रेस के नेताओं को पच नहीं रहे हैं। इसीलिए कभी कमलनाथ तो कभी दिग्विजय सिंह के पेट में दर्द होने लगता है। उन्होंने कहा कि सत्ता जाने के बाद से कमलनाथ मछली की तरह तड़प रहे हैं। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या ये सच है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से बड़ी संख्या में मरीजों की मौत हुई है। इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने लिखित जवाब में कहा कि स्वास्थ्य राज्यों का विषय है, उनकी ओर से कोरोना से हुई मौत की सूचना दी जाती है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की कमी से किसी मौत की सूचना नहीं है। इस पर कमलनाथ ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र सरकार देश में बढ़ती महंगाई और ऑक्सीजन की कमी से मौत के आंकड़े छिपा रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के पहली बार सत्ता में आने के समय पेट्रोल 50 से 60 रुपए प्रति लीटर था। तब बीजेपी क्रूड ऑयल के भाव बढ़ने का विरोध करती थी। वहीं अब पेट्रोल के दाम 100 रुपए पार कर चुके हैं। बीज खाद के लिए किसान परेशान हैं। कमलनाथ के केंद्र व राज्य सरकार पर किए गए हमले के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार में सभी वर्गों का विकास हुआ है। कांग्रेस की सच्चाई हर कोई जान चुका है। कांग्रेस के नेता देश के खिलाफ हैं, केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं। समाज को गुमराह करने के लिए झूठ बोलना और प्रेशर टैक्टिक्स अपनाना, यही इनकी प्रवृत्ति बन गया है। झूठ और भ्रम फैलाने वालों को यह समझ लेना चाहिए कि समाज झूठ बोलने से नहीं बल्कि नीतिगत सिद्धांतों से चलेगा।
सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज 5वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। बीते शनिवार को डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ था, जबकि पेट्रोल की कीमत 29 से 30 पैसे तक बढ़ी थी। इसके बाद से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। आज भी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 101.84 रुपए, जबकि डीजल का दाम 79 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 107 रुपए 83 पैसे और डीजल की कीमत 97 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 102 रुपए 8 पैसे जबकि डीजल का दाम 93 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 100 के पार है। यहाँ पेट्रोल 102 रुपए प्रति लीटर तो डीजल 94 रुपए लीटर है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का भाव 100 रुपए के पार है। इसके अलावा महानगरों में मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में पेट्रोल पहले ही 100 रुपए प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर चुका है। ग्वालियर के डबरा में 3 लाख रुपए के लिए पत्नी को तेजाब पिलाने वाले वीरेंद्र कुमार जाटव को पुलिस ने बुधवार को दिल्ली से अरेस्ट कर लिया। उसकी भाभी मिथिलेश को भी गिरफ्तार किया है। दोनों को बुधवार शाम को जेल भेज दिया गया। मामले में लापरवाही बरतने वाले एक एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है, वहीं टीआई को हटा दिया है। पत्नी को एसिड पिलाने के बाद आरोपी 24 दिन से उसकी देखभाल का ड्रामा करता रहा। वह जानता था कि यदि पत्नी की बिना बयान दिए मौत हो गई तो वह पुलिस से बच जाएगा, लेकिन 2 दिन पहले पत्नी के बयान देने के बाद राज खुल गया। पुलिस उसे लेकर डबरा थाने आ गई। घायल महिला के भाई ने इलाज कराने की मांग की है, साथ ही घटना के पीछे की कहानी भी बयां की है। घाटी गांव सिमरिया निवासी शशि जाटव की शादी 17 अप्रैल 2021 को डबरा के रामगढ़ निवासी वीरेंद्र कुमार जाटव से हुई थी। मायके वालों ने 10 लाख रुपए तक खर्च किए थे। लॉकडाउन के बाद वीरेंद्र को नई कार खरीदनी थी। इसमें उसे 3 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। उसने पत्नी को मायके से रुपए लाने के लिए कहा। 27 जून की रात उसे फिर पैसे लौटाने के लिए कहा गया। इस बार मना करने पर पति ने हत्या के इरादे से शशि को जबरदस्ती एसिड पिला दिया। इसके बाद शशि तड़पने लगी। यही नहीं, आरोपी ने ही उसे ग्वालियर में भर्ती कराया, लेकिन हालात खराब होने पर उसे दिल्ली रेफर किया गया। इसके बाद मायके वालों ने डबरा थाने में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया। दिल्ली में 2 दिन पहले शशि ने एसडीएम के सामने बयान में पति द्वारा एसिड पिलाने की बात कही थी। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य स्वाति मालीवाल द्वारा सीएम शिवराज सिंह को ट्वीट करने के बाद से यह मुद्दा चर्चा में बना हुआ है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए केज न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।